जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। आज की क्लास में हम अग्निवीर का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे आपके, और 50 प्रश्नों का आपका टेस्ट रहेगा पूरा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप या तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप किया हुआ मिल जाएगा आपको। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर करने में कंजूसी ना करें, लाइक कर दें क्लास को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? थार रेगिस्तान, बिल्कुल सही जवाब आपका भारत होगा। यहाँ पे कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, लेकिन मोस्टली हिस्सा भारत के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले तो आपको पहले राष्ट्रपति पता होने चाहिए। बताइए, पहले राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये थे पहले राष्ट्रपति। दूसरे राष्ट्रपति बताएं अब। दूसरे राष्ट्रपति मतलब जो दूसरा कार्यकाल रहा राष्ट्रपति पद का, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे थे। ठीक है, दूसरा जो कार्यकाल रहा था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे दूसरे राष्ट्रपति पूछा है, ना कि दूसरा कार्यकाल किसका रहा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में फिर कौन बने? तो उसके बाद में बने डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन, ए ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन आपको दिख नहीं रहे थे यहाँ पे, अभी दिख रहे होंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन राजेंद्र प्रसाद के बाद में देश के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिख गए सभी को। चलो, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। पहले प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारत में स्वतंत्र हुआ, मतलब भारत किस सन में स्वतंत्र हुआ, ये आपको बताना है। तो 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था हमारा देश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी आपको बतानी है, जल्दी से बताएंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपसे पूछी जा चुकी है पिछले पेपर में, बताए ना, शिमला। इसी तरह सारी राजधानी याद करेंगे। जो ग्रीन कलर वाली अपनी फुल सिलेबस बुक है तरुणा पब्लिकेशन की, उसमें एक पेज पर सारी राजधानी और जो राज्य हैं इंपॉर्टेंट वो सारे दिए हुए हैं, वो ज़रूर पढ़ें आप। जिनके पास नहीं है, ई बुक पीडीएफ नहीं है, या फिर घर पे बुक नहीं है, घर पे मंगवानी हो तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। पर जिनका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है वो ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से ई बुक पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। तो झारखंड की राजधानी यहाँ पे हो जाएगी रांची। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूं तो ये वही ध्यानचंद है जिनके जन्मदिन पर भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस मनाया जाता है, बताइए। बिल्कुल हॉकी से संबंधित है ये। हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होता है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, वैसे तो ये साइंस का प्रश्न होता है, बट यहाँ जो किर्की का एग्ज़ाम था, किर्की का जो एग्ज़ाम था आर्मी का, उसमें ये जीके में पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, थॉमसन ने की थी, मॉडल भी दिया था इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, बट मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? थोड़ा फास्ट चलेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था ये। ठीक है, 1526 की बात है शायद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो ये शुतुरमुर्ग, जिसको हम ऑस्ट्रिच के नाम से जानते हैं।
दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली, दिल्ली हुआ, आगरा हुआ, ये किसके नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, यमुना। नेक्स्ट, साइकिल का आविष्कार किसने किया? साइकिल का आविष्कार बताइए। तो जो मतलब व्यवहारिक रूप में उपयोग ली जाने वाली साइकिल थी, उसका आविष्कार, हाँ जल्दी बताइए, एक बार कमेंट बॉक्स में जवाब दें सभी। देखो बात है 1817 ईस्वी की। ठीक है, 1817 में बैरन कार्ल वॉन ड्राइस ने एक रूपरेखा तैयार की, जो कि साइकिल, वर्तमान जो साइकिल है उसको बनाने में बहुत हेल्पफुल रही। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मानेंगे बैरन कार्ल वॉन ड्राइस। सबसे पहले इन्होंने एक व्यवहारिक साइकिल की रूपरेखा तैयार की, ऐसे हम बता सकते हैं। वैसे कई जगह पे ये ऑप्शन में नहीं होता, तो वहाँ पे मैकमिलन भी दिया जाता है, मैकमिलन। ठीक है, लेकिन अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैन कार्ल वॉन ड्राइस करेंगे। ठीक है, और विकीपीडिया जो गूगल की, आप ऐसे मान सकते हो कि इस पर ऑफिशियल डाटा ही रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। यही है, बी ऑप्शन आपको सही करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्र ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर आपको पता है धरती से संबंधित तथा समृद्धि से संबंधित है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, उर्वरता, वृद्धि, शुभता को दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? लौह पुरुष, बिल्कुल सरदार पटेल हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर आपका, सरदार पटेल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन वेद, बिल्कुल ऋग्वेद है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में स्थित, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा कंचनजंगा। ठीक है, वैसे आपको एक बात और ध्यान होनी चाहिए कि जो केटू पर्वत चोटी है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन, ये भी भारत का ही हिस्सा है, जो वर्तमान में पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर स्थित है। ये एक्चुअल में दूसरी पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची। फर्स्ट पे आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद में केटू है, जो कि अब पीओके में है, वैसे भारत का हिस्सा है ये। और अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपको कंचनजंगा सही उत्तर करना है, जो वर्तमान स्थिति में भारत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। ये बुक्स का तो आपको पता ही है, स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको तरुणा डिफेंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। ऐप के अंदर आपको बुक्स मिलेंगी, इनकी पीडीएफ वगैरह। ठीक है, और फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे। सामान्य विज्ञान पे आ चुके हैं फिलहाल हम। इनमें से कौन सी विधि सतह और पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है? सतह यानी सरफेस और कोई ऑब्जेक्ट है, उनके मध्य जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, उसको इंक्रीज करने के लिए कौन सी जो मेथड है वो उचित रहेगा, ये आपको बताना है। बताएं जल्दी से। तो ये अगर जो रफनेस है सरफेस की, वो अगर इंक्रीज होती है, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। औषधि की कौन सी शाखा शरीर, ऊतक और द्रव से संबंधित है? मतलब बॉडी, टिश्यू और फ्लूइड से संबंधित है। कौन सी ऐसी मेडिसिन की शाखा है, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 17, बिल्कुल पैथोलॉजी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। ठीक है, सेरिकल्चर वगैरह, एपीकल्चर, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो ये आपको, जैसे सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान देंगे इन पे। साइंस वाली जो आपकी ई बुक है उसमें भी मिल जाएंगे आपको, या फुल सिलेबस वाली ई बुक उसमें साइंस दी हुई है, वहाँ पे भी मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़िए आप। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है? कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी देखो सारे खट्टे फलों में मिलता है, आपको पता है, जैसे
नींबू हुआ, संतरा हुआ, टमाटर हुआ, और भी खट्टे फल हुआ जैसे माल्टा हो गया, संतरा टाइप से होता है। तो इन सभी में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी में भी और कुछ मात्रा में ये आलू में भी पाया जाता है। तो विटामिन सी आपको सही करना है, ठीक है, विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का आपको एक बार जो है एग्ज़ाम में, आर्मी के एग्ज़ाम में इसका रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। विटामिन सी का क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। नोट कर लें, ये पूछा गया था आपसे, ठीक है। विटामिन ए का आपको पता ही है, ए का पता है ना? नहीं पता क्या? रेटिनॉल। नहीं पता तो नोट करें, रेटिनॉल। विटामिन डी का, विटामिन डी का बताएं जल्दी से, किस किस को पता है? कैल्सीफेरोल, बिल्कुल कैल्सीफेरोल सही है, कैल्सीफेरोल सही है। विटामिन ई का किसको पता है? ई का क्या होता है? टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो। उत्प्रेरकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट, उनके बारे में क्या कथन इनमें से सत्य है? सारे आपको दिख रहे हैं ऑप्शन, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, कौन कौन से सत्य है बताओ जल्दी से। जल्दी जवाब दीजिए। पहला पढ़िए, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। सही है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। कोई अभिक्रिया धीरे हो रही होती है, उसमें अगर उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट मिला दें तो वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तेज़ होगी, ठीक है। तो फर्स्ट सही है। ये अभिक्रिया के अंत में स्वयं को बदल लेते हैं, नहीं, ये आवश्यक नहीं है। प्रकाश को उत्प्रेरक नहीं माना जा सकता है, गलत है ये कई सारी ऐसी रिएक्शन होती है, अभिक्रियाएं होती हैं जो प्रकाश को कैटलिस्ट मानकर प्रकाश की उपस्थिति में तेज़ हो जाती है, अपने आप बढ़ जाती है प्रकाश की उपस्थिति में। और अगर उनको बंद कमरे में किया जाए, अंधेरे में किया जाए तो उतना कारगर नहीं साबित होती। तो ये गलत हो गया, इसको छोड़िए। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फोर्थ भी सही है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ सही होना चाहिए। फर्स्ट और फोर्थ किस में है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकीय प्राणियों का उदाहरण है? अकशेरुकी प्राणी का उदाहरण आपको बताना है। प्रश्न नंबर 20, जवाब देंगे जल्दी से। लीचेज और अर्थवर्म्स, केचुए और जोंक। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये किसी को पता नहीं क्या कि अकशेरुकी प्राणी क्या होते हैं? अगर नहीं पता तो ये वे प्राणी हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और इनमें जो माइंड होता है इनका और हार्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, जैसे केचुआ हो गया, जोंक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण सुनना, विचार, थॉट्स? कौन सा पार्ट होता है मस्तिष्क का? एग्जाम जो ऑप्शन थे सारे आपके सामने हैं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सेरिबेलम, सेरिबेलम यहाँ पे सही उत्तर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने आ चुका है। वसा में घुलने वाले विटामिन कितने प्रकार के उपलब्ध हैं? वसा में घुलने वाले, आपको क्या मैंने बताया था कि एक कीड़ा है, ये क्या है? कोई कीड़ा है, कीड़े की स्पेलिंग KEDA, कीड़ा, ठीक है। कीड़ा पानी में नहीं घुलता तो इसको हमने घोला था वसा में। बाकी कौन से बचे? बी और सी। विटामिन कौन से बचे? बी और सी। ये किस में घुल जाते हैं? जल में घुल जाते हैं। तो आपको वसा में घुलने वाले बताने थे। 1 2 3 4 हो गए, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे, प्रश्न नंबर 22 सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न। पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? पीने के पानी में कितनी मात्रा तक हो सकती है फ्लोराइड की?
अधिक फ्लोराइड होने से दांत हड्डियां खराब हो सकती हैं। बताइए 0.7 ppm इतना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। एमिनो एसिड किसके जरिए प्राप्त होते हैं। देखो हमारे शरीर में होता है प्रोटीन, और प्रोटीन से बनते हैं एमिनो एसिड, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बताया था आपको, एस्कॉर्बिक एसिड कौन से विटामिन को कहते हैं, जल्दी से बताएं। बिल्कुल विटामिन सी को। नेक्स्ट प्रश्न, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन नष्ट हो जाता है अत्यधिक ताप के कारण। अधिक देर तक पकाते हैं अगर खाने को तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, बताइए। तो विटामिन सी जो खट्टे फलों में पाया जाता है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए आपको याद होगा कि हमारी मम्मी या दादी जब खाना बनाती है तो जब नींबू डालना होता है सब्जी के अंदर, तो नींबू एकदम लास्ट में डाला जाता है, सब्जी पककर तैयार हो जाती है उसके बाद में, जब फ्लेम बंद कर देते हैं, याद हो तो आपको। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व डेंसिटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होती है, आपको बताना है। बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का असंगत प्रभाव आपने 8वीं क्लास की विज्ञान में पढ़ा होगा। एक कमजोर एसिड व सशक्त गैस के बीच बने नमक का पीएच, नमक को ये किससे यहाँ पे बता रहा है, ये लवण आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, लवण मान सकते हो आप इसको। तो उसका पीएच कितना हो सकता है आपको वो बताना है। एसिड तो क्या है, कमज़ोर है, और ये गैस की जगह बेस करो, इसको बेस करो मतलब क्षार कर दो, ठीक है, क्षार कर दो। क्षार के बीच जो नमक का पीएच कितना हो सकता है, आप बताइए, अब बताइए जल्दी से। जब आपको पता है एसिड तो कमज़ोर हो गया, ये पीएच स्केल मान लो 7 पे क्या होता है, लवण होता है, ठीक है। इससे ऊपर जाते हैं तो 14 तक क्या होता है, क्षार होता है। इससे कम करते हैं तो 0 तक यहाँ पे अम्ल होता है। अब अम्ल की प्रवृत्ति तो कमज़ोर है, तो जाहिर सी बात है ये क्षार तक जाएगा। क्षार में 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 10 हो सकता है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत है। ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत कौन सा हो सकता है। ऑक्सैलिक एसिड में आपको पता है पोटेशियम और कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल टमाटर हो सकता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, साइंस का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग रहेगी आपकी। 2 विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 30, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अब आपकी जीके और साइंस हो चुके हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हुए, फिर हम मैथ्स और रीजनिंग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। मैथ्स के प्रश्न आ चुके हैं आपके सामने, पढ़ेंगे, कॉपी पेन ले लेंगे और जल्दी से जवाब देंगे, ठीक है। यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हैं तो समकोण के अलावा अन्य कोण कितने होंगे। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे आप, ठीक है। इस तरह से आपने क्या बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या है, आपको पता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, कर्ण हो गई। बाकी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, समान है, दोनों क्या है, समान। तो जब दोनों भुजाएं समान होती है तो उनके ये दोनों कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। यह समान भुजाएं समान कोण का निर्माण करती है, ठीक है। इस तरह से तो ये दोनों कोण भी समान हो जाएंगे। आपको पता है कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है।
तो 90 ये पहले ही हो चुका, एक कोण 90 हो चुका, मतलब ये दोनों जो बचे हैं दोनों मिलके कितने के होंगे, 90 के होंगे, मतलब दोनों बराबर हैं तो 45 और 45 के हो जाएंगे, 90 और 45 मिलके कितने के हो जाएंगे, 90 के। तो 90 और 45 45 ये सब मिलके कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना होगा कि अन्य कोण कितने के होंगे, 45 डिग्री के। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। एक विद्यालय में 800 छात्र हैं, यदि 30% छात्र लड़कियां हैं तो विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं। ठीक है। कुल कुल कितने हैं यहाँ पे, कुल छात्र बताएं पहले, लड़की और लड़की मिला के कुल हैं 800। ठीक है, 800। लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं, 30% हैं, 30%। तो लड़के कितने हो जाएंगे, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100 में से 30 घटाओगी तो 70% क्या हो गए, लड़के हो गए। आपको लड़कों की संख्या निकालनी है, लड़कों की संख्या, अभी तो ऊपर जो आपने निकाला वो परसेंटेज है, अब आप लड़कों की संख्या निकालेंगे। ठीक है। तो 70/100 गुणा में टोटल कितने हैं छात्र, यहाँ पे 800 हैं तो 800। अब कुछ नहीं करना, काट लीजिए, 2 0 से 2 0 काटा और 7 को 8 से गुणा किया, 56 और 1 0, 560 लड़के हैं। 560 क्या हैं, लड़के हैं। लड़कियां अगर पूछी जाए कि लड़कियां कितनी हैं तो कैसे बताओगे, आपने लड़के निकाल लिए 560, 800 में से 560 घटा देना, लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। पर फिलहाल हमें यहाँ से लड़के ही निकालने थे तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से है। कोस 72 माइनस साइन 18, इसका मान आपको निकालना है। देखो, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो तो। क्या फॉर्मूला बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है या नहीं होता, ये बताया था, बिल्कुल बताया था। अब देखिए, कोस 72 यहाँ पे है, इसको मैं कोस 72 ही लिखूंगी। ठीक है, यही लिखना, माइनस साइन है ना, ये 18 है, 18 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 90 में से 72 घटाते 18 आते हैं, तो मैं 18 की जगह ये लिख सकती हूँ, 90 माइनस 72 लिख दिया। अब क्या, कोस 72 का कोस 72 माइनस, ये देखो अभी सूत्र बताया था मैंने, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, थीटा मतलब ये वाला कोण, तो ये बन जाएगा कोस थीटा की जगह क्या है, ये वाला कोण, यानी कि 72 डिग्री। कोस 72 में से कोस 72 घटाते हैं, कितना बचेगा, 0, 0 उत्तर आएगा आपका, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इजी था, अगर आपको ये छोटा सा सूत्र पता था तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, यदि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में कर पाएंगे। 36 पुरुष को काम करने में कितना समय लगा, 25 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 25 घंटे। एक पुरुष को कितना टाइम लगेगा काम करने में, 25 गुणा 36, ज़्यादा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है, इतने घंटे लग जाएंगे, 25 गुणा 36 घंटे। आपको कितने का निकालना है, 15 का निकालना है। 15 पुरुष को कितना टाइम लगेगा, तो 25 गुणा 36/15, 15 पुरुष का निकाल लीजिए। देखो, जब भी ज़्यादा संख्या दी हुई हो, उससे कम का निकालना हो तो आप इसको गुणा करेंगे, और यहाँ पे अब आप कम का निकाल चुके हैं, अब आप ज़्यादा का निकाल रहे हैं, तो इसको आप डिवाइड में ले जाएंगे 15 को। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अब कुछ भी नहीं, बस काटना है, काटना आपको आता ही है, काट लीजिए। 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 से कट जाएगा, 12 को 5 से गुणा कर लो, 12 5 60, 60 घंटे उत्तर आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो तो ऑप्शन में मिलेगा हमें, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये संख्या है, कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए इसमें कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। एक पूर्ण वर्ग योग इसका आपको बनाना है। किस तरह से बनेगा, वर्गमूल निकालना आता है आपको, वर्गमूल कई बार आपका निकाला हुआ है, देखो तो
6806 गुणनखंड से भी कर सकते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा इजी लगती है। 2 के आपको पहले जोड़े बनाने हैं। 2 2 2 पेयर बना लिए, ठीक है। अभी आगे सोल्व करो इसको। 68 देखना है तो पहले ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से गुणा करते हैं तो या तो 68 आ जाए या उससे छोटा। 68 आता नहीं है तो 64 हमने कर लिया। 8 बार किया है तो यहाँ पे भी आप उत्तर में 8 लिखेंगे। 68 में से 64 घटाया तो क्या बचता है, 4 बचता है। अब आगे ये पूरा जोड़ा एक साथ उतरेगा, 06 उतर गया, 406 हो गया हमारे पास। ये यहाँ जो संख्या होती है ये आपस में जुड़ के नीचे आ जाती है, 8 और 8 16 हो गया। अब यहाँ पे हमको एक संख्या सोचनी है। यहाँ पे एक संख्या सोचिए, मैं सोचती हूँ 2। जब 162 को 2 से गुणा करती हूँ तो मेरे पास आता है 324, जो कि या तो 406 से छोटा लेना है हमें या फिर 406 के बराबर लेना है। बराबर आ नहीं पा रहा तो 324 मैंने ले लिया। अब मैं इसको माइनस करती हूँ तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2 हासिल ली, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, कितना बच गया 8। तो आगे वाली संख्या उतारेंगे अब 21, आगे वाली संख्या उतारेंगे 21, जोड़ा आ गया पूरा हमारा 8221 है। अब मैंने यहाँ पे 2 लिया था ना, देखो कितना लिया था 2, तो ये 2 हमको यहाँ पे भी लिखना है साथ साथ में। अब ये जो पूरी संख्या है ये आपस में आपको पता है जुड़ जाती है, कितना हो गया 164 हो गया। अब यहाँ पे आपको एक संख्या सोचनी है, क्या लिखेंगे आप कि इसके बराबर हो जाए या अभी एक मिनट प्रश्न देखेंगे कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए मतलब इसमें कम पड़ रहा है। अब इससे बड़ा ही सोच लेते हैं। 5 अगर हम यहाँ पे रखें और 1645 को 5 से अगर मैं गुणा करती हूँ कितने आते हैं, 1645 को 5 से गुणा करके देखिए, लगभग आपके ये आएंगे 5 2 2 8, लगभग ये संख्या आएगी। तो यहाँ पे ये संख्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 21 है, 21 है लास्ट में। यहाँ पे क्या है 25, मतलब ये 4 और होता इसमें, मतलब ये 8221 में अगर 4 जोड़ दे हम तो ये 8225 बन जाता। मतलब 4 की कमी पड़ रही है, 4 की कमी पड़ रही है। 4 अगर इस संख्या में जोड़ देंगे, इस संख्या में हम 4 और जोड़ देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। किसकी, 8 2 तो यहाँ पे है ही, और यहाँ पे हमने क्या लिया है 5 लिया है ना, 5 लिया है। तो 825 को अगर हम गुणा करते हैं 825 से तो फिर क्या संख्या आएगी, इसके अंदर 4 जोड़ के बताओ, 680625 ये संख्या आएगी अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या है, प्लस का 4 होगा। 4 हमको जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको ये करके नहीं दिखाना है, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिया। आपको बस इतना यहाँ तक निकालना था, यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये इजी ही प्रश्न है। जब भी इस तरह से आपको अंडर रूट संख्या दी हो और अंदर वाली संख्या क्या हो, सेम हो, बीच में प्लस का निशान हो, तो आपको क्या करना है, जल्दी से बताएं। कुछ भी नहीं करना है, जो संख्या अंदर है वो ही आपका उत्तर हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और कैसे होता है ये, अगर ये आप देखना चाहते हैं तो जो येलो कलर वाली तरुणा पब्लिकेशन की प्रैक्टिस पेपर बुक है उसमें प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 में आप सवाल नंबर 36 देख सकते हैं। पेपर सेट 5 में क्वेश्चन नंबर 36 के जो सॉल्यूशन है उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 6 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी, हमें नहीं पता थी कितनी थी, एक्स मान लो, ठीक है। 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। पहले एक्स था, अब 4 और बढ़ गया, एक्स प्लस 4 हो गया औसत। तो बताओ 7वीं पारी का औसत क्या था, ठीक है। ये इसको इरेज कर देते हैं। 6 पारी है, ठीक है, 6 पारियों का औसत बताओ, 6 पारियों का औसत एक्स मान लिया हमने, पता नहीं था, ठीक है। तो कुल रन कितने हो जाएंगे, कुल रन 6 पारी के आपको बताया, संख्या को औसत से गुणा करते हैं, 6 गुणा एक्स, 6x कुल रन हो जाएंगे, ठीक है। अब 7 पारियों का औसत, 7 पारियों का औसत निकालो। अभी मैंने क्या बताया था, एक्स में 4 और जोड़ देंगे, 4 बढ़ गया तो एक्स प्लस 4 हो गया, तो बराबर एक्स प्लस 4। इसके निकालो कुल रन निकालोगे 7 पारी के तो
x प्लस 4 गुणा 7, 7 को इससे गुणा करोगे तो 7x प्लस 7 चौके 28, ये संख्या आपके पास आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न के अंदर ही कि 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए। आपको पता है 6 पारी तक कुल रन 6x थे, 7वीं पारी तक कुल रन 7x प्लस 28 थे। अगर आपको निकालना हो कि 7वीं पारी में कितने रन बनाए तो आप क्या करोगे, 7वीं पारी तक के रन और 6ठी पारी तक के रन, इनका डिफरेंस लोगे, कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो इन दोनों को घटाओ, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, 2 में से 1 घटाओ, 7x प्लस 28 माइनस 6x। 2 में से 1 क्यों घटाया, क्योंकि 7वीं पारी में अधिक रन होंगे, कुछ तो और रन बनेंगे। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। ये 50 7वीं पारी के रन है। ठीक है, ये क्या है, 7वीं पारी के रन, पारी के रन, समझ गए। चलो 7x में से 6x माइनस करो, क्या बचेगा, 1x बचेगा। यहाँ 50 था पहले से। ठीक है, ये 28 इधर प्लस का, इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। x बराबर 50 माइनस 28 कितने हो जाएंगे, 22। x की वैल्यू 22 आई, मतलब 6 पारी की कुल औसत रन x जो मान रखे थे ये कितना था, 22। यहाँ पे 22 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 26। आपको क्या पूछा है प्रश्न में, 7वीं पारी का औसत क्या था, तो 7वीं पारी का औसत 26 हो जाएगा। 6ठी पारी का औसत पूछे तो 22 हो जाएगा। जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं, अभी बी ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल बेसिक है ये, आपको इतनी हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से ओनली आपको ये देखना है कि कुल रन कितने होंगे, 6ठी पारी के 6x होंगे, 7वीं पारी के ये होगा, दोनों को डिफरेंस देखेंगे, बराबर 50 लिखेंगे, सीधा उत्तर आ जाएगा। कुछ भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उससे पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ, अगर फिर भी कोई बच्चा ट्रिक से करना चाहे। देखो, पहली पारी का औसत, पहली पारी का औसत, ये निकालने की एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, नए कुल रन माइनस एक ब्रैकेट लगाएंगे, दूसरी पारी, दूसरी को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, दूसरी पारी गुणा औसत में वृद्धि, औसत वृद्धि। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। नए कुल रन कितने थे, यहाँ पे 50 थे, 50 ये देखो, तो 50 माइनस सेकंड पारी की कौन सी है, 7वीं। ठीक है, औसत में वृद्धि कितने की हुई है, 4 की हुई है। ठीक है, 50 माइनस 7 चौके 28 कितना बच गया, 22 बच गया आपका। ये पहली पारी का औसत आया, फर्स्ट पारी का औसत आया। सेकंड पारी का औसत में क्या बढ़ गया था, 4 और बढ़ गया, तो 22 प्लस 4 कितना हो गया, 26 हो गया आपका। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यदि 12 आम का क्रय मूल्य 16 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आए, मैंने एक चीज़ आपको बताई हुई है हमेशा, क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है लाभ या हानि, जो भी हो आपकी। ठीक है, क्या 12 आम का क्रय मूल्य 16 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो 12 माइनस 16, 12 माइनस 16 बटे में 16 आएगा। जो यहाँ पे दिया हुआ हो कि 12 आम का क्रय मूल्य 16 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो, जो विक्रय मूल्य के साथ ही संख्या दी हुई हो, ये आपको बटे में लिखनी है, हमेशा याद रखेंगे। लिख लिया, गुणा 100 करना है, गुणा 100, बस इतना सा याद रखना है आपको। 12 में से 16 माइनस किया, माइनस का 4 आएगा, बटे 16 गुणा 100, जो कटता है उतना काट लेंगे आप। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, इसको काटा 25, और ये माइनस है ना यहाँ पे, तो क्या माइनस का 25% आएगा। माइनस का आने का अर्थ क्या हुआ, 25% हानि हुई है। क्या हुई है, 25% हानि। देखेंगे तो ये रहा 25%। ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 39। एक
नल है जिसका नाम ए है, किसी टंकी को 4 घंटे में व बी नल उसे 6 घंटे में भर सकता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो, दोनों नल 1 घंटे में भरेंगे, ये निकालेंगे सबसे पहले। दोनों नल 1 घंटे में भरेंगे, ये निकालिए तो आपका इजी हो जाएगा प्रश्न। भरेंगे, निकालो भी कितना है। ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए। पेपर में आपको डायरेक्ट देखना है। ये 4 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में भरेगा 1/4 भाग। ये 6 घंटे में भर रहा है 1 घंटे में भरेगा 1/6 भाग। लघुत्तम लेंगे 6 और 4 में। लघुत्तम जिसको नहीं लेना आता बता देती हूँ, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 2 का भाग देंगे, 1 बार जा रहा है, 3 का भाग देंगे, फिर 1 बार जा रहा है। इनको आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। लघुत्तम कितना आ गया? 12 आ गया। अब ये जो नीचे होता है ना, इसको इससे डिवाइड करते हैं। 4 तिये 12, 3 आया, 3 को उस ऊपर वाले 1 से गुणा करते हैं, 3 एकम 3, प्लस है तो प्लस। 6 को 12 से भाग करो, 6 दूनी 12, 2 आया, 2 को इस ऊपर वाले 1 से गुणा करो, 2 एकम 2। लघुत्तम लेना भी सिखा रही हूँ मैं, देखो 3 और 2 जोड़ेंगे 5/12, 5/12 यहाँ पे आ गया कि 1 घंटे में टंकी का इतना भाग भर देंगे। इतना भाग भर देंगे मतलब घंटे कितने लगाएंगे? ये 12/5, डायरेक्ट उल्टा करो, 12/5 घंटे लगाएंगे। ये दोनों मिलकर टंकी भर देंगे, दोनों मिलकर A + B दोनों मिलकर 12/5 घंटे में टंकी भर देंगे। भाग दो 5 का इसमें, 12 में तो 2 बार गया, शेष कितना बचा? 2, और 5 का भाग दे रहे हैं तो 5। 2 सही 2/5, 2 सही 2/5, ये आ रहा सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ठीक है। अगर ये यहाँ पे इस तरह से नहीं हो तो ये 12/5 भी आप कर सकते हैं ऑप्शन में, अगर ये मिले तो आपको। नेक्स्ट आपका आ रहा है चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न। 16,000 रुपये का 10% का वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज दर प्रति 6 माही हो। इसको देख लेना ध्यान से, इसको ध्यान से देख लेना, वरना सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मूलधन कितना दिया हुआ है? 16,000। दर कितनी दी हुई है? 10%, ठीक है। और समय निकालते हैं, समय निकालते हैं तो समय यहाँ पे 1 वर्ष है। समय क्या है? 1 वर्ष है, ठीक है। अब आपको क्या छमाही देना है, छमाही देना है। जब भी छमाही देना हो तो क्या हो जाएगा? दर आधी हो जाती है, तो अब दर क्या हो जाएगी? 10/2 यानी कि 5%। समय दुगना हो जाता है, समय दुगना 1 × 2 कितना हो गया? 2 वर्ष, 2 वर्ष हो गया, ठीक है। अब आपको सूत्र पता ही है, क्या निकालना है आपको? चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100, ऊपर क्या होता है? समय, और माइनस में हमेशा मूलधन घटाना होता है। अगर माइनस मूलधन नहीं घटाओगे तो ये सिर्फ इतना जो सूत्र होता है ये होता है चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र होता है ये, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये नहीं करना, आपको मूलधन माइनस भी करना है, तभी आपका ब्याज आएगा, चक्रवर्ती ब्याज। चलो अब लिखो, मूलधन 16,000, 1 प्लस दर का मान कितना है? 5/100, समय कितना आ गया? 2 आ गया, माइनस मूलधन 16,000, ठीक है। करो, सोल्व करो। 16,000, ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 105/100। 105/100 2 बार क्यों लिखा? ये ऊपर 2 घात दिख रही है ना, इसलिए लिखा। और माइनस में 16,000 चल रहा है आपका। अब काट लो, काटना आपको आता है, कई बार सिखा दिया, काटना आपको आता है। इसको काटेंगे 5 से 20, इसको काटेंगे 21, इसको काटेंगे 21, इसको काटेंगे 20। 1 0 से ये 2 0 यहाँ पे कट गई, 2 0 थी ना। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 40 × 21 × 21 माइनस 16,000। 40 × 21 को 21 से गुणा करते हैं, कितना आता है? 1 4 4 441 माइनस 16,000। 441 को 40 से गुणा कीजिए,
गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 17,640 माइनस 16,000। 16,000 इसके अंदर से माइनस करके देखिए कितना आ जाता है उत्तर आपका। 1640 आ रहा है क्या? 1640 एक बार करके देख लेना आप लोग भी, सही हो, कहीं गलती नहीं हो गई हो। ये देखो 1640 ऑप्शन में मिल रहा है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41। दो संख्याओं का अंतर योग का 45% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। दो संख्या का अंतर, एक संख्या मान ली x, एक संख्या मान ली y, इनका अंतर यानी इनका माइनस करना है, किसके बराबर है, योग के, मतलब इन दोनों का योग किया और इसका 45%, इसका 45%। अब देखो प्रतिशत को मैं हटाती हूँ यहाँ से, तो बटे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, प्रतिशत को हटाते तो आपको बताएं। अब आपको क्या करना है, सोल्व करना है बस। सोल्व करेंगे तो 5 से काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते, बिल्कुल काट सकते हैं। ये 9 बार जाएगा और ये 20 बार जाएगा। अब ये 20 यहाँ भागे में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 20x माइनस वाई, और यहाँ पे ये x प्लस वाई, इनके गुणा में बचता है 9। ये 20 जो यहाँ बाहर है, ये दोनों संख्याओं से गुणा होगा तो 20x माइनस 20y। ऐसे ही ये 9 इन दोनों संख्याओं से गुणा होगा तो 9x प्लस 9y। ठीक है, x की संख्या एक साइड करो, y की संख्या एक साइड करो। तो 20x यहाँ पे पहले से था, ये 9x इधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। यहाँ पे 9y पहले से था, ये 20y यहाँ पे माइनस का है, ये दूसरी साइड जाके चिन्ह चेंज हो जाता है तो ये प्लस का हो जाएगा। 20x में से 9x माइनस करोगे 11x, 20y में 9y जोड़ दोगे 29y। आपको x अनुपात y निकालना है, तो ये 11 इसके बटे में चला जाएगा, 29 अनुपात 11 या 29/11। ये आता है आपका x अनुपात y। आपको निकालना क्या है प्रश्न में, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, ये निकालना था, 29/11। देखो सी ऑप्शन में मिल रहा है आपको, सी ऑप्शन में मिल रहा है, सही है, इजी था ये प्रश्न। देखो गुणनखंड करने, गुणनखंड करने आपको आते हैं। इनका जो गुणांक हो, बाहर वाले जो पद हैं इनका जो गुणांक हो, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि गुणा करने पर इनके गुणांक के बराबर आ जाए। गुणांक यहाँ पे इसका तो एक ही है तो फर्क नहीं पड़ता, 10। दो ऐसी संख्या सोचो कि इनको गुणा करें तो 10 आ जाए, और यहाँ पे निशान देखो, अगर प्लस का निशान है मतलब जोड़ें, जोड़ करें तो क्या आ जाए, ये संख्या आ जाए 7। इस तरह से करना होता है। ये देखो 10 है यहाँ पे, तो गुणा करने पे 10 आ जाए। दो ऐसी संख्या आपके मन में सोचो और उन दोनों संख्याओं को जोड़ो आप। जोड़ना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है, जोड़ो तो 7 आ जाए। क्या संख्या हो सकती है बताओ, 5 और 2 हो सकता है। 5 और 2 को गुणा करती हूँ 10, 5 और 2 को जोड़ती हूँ 7, बिल्कुल सही, ये हो सकता है। ठीक है, तो इस 7 की जगह मैं क्या लिखूँगी, 5 + 2 लिखूँगी। 7x की जगह 5 + 2 लिखूँगी मैं। x² + 7x था तो ये 5x + 2x + 10। ठीक है, करो x दो के जोड़े बना लो, x कॉमन आ गया, यहाँ 1x + 5 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 बाहर चला गया x, और 2 × 5 = 10 तो 5 बचा। ये दोनों ब्रैकेट अगर आपके सेम आए तो आपने इतना सही किया है। x + 5 कॉमन आ जाएगा, x + 2 यहाँ पे बचेगा। ये हुए गुणनखंड। देखो तो ऑप्शन में मिलाओ, कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में मिल रहा है। ये आगे पीछे एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ए ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, बस चिन्ह देख लेना, दोनों में प्लस क्यों, दोनों में क्या है, प्लस क्यों। ठीक है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न लोग वाला प्रश्न आ गया। लोग की प्रश्नावली आपको करवाई हुई है, जिसने नहीं दिखी वो तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपको दिया हुआ हो, आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले लोग 9 लिखें। 1/9 है ना, 1/9 है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 9 की पावर -1। एक ही बात है, 1/x को हम x की घात -1 लिख सकते हैं, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पे मैंने 1/9 को 9 की घात -1 लिख दिया। अब लोग में ऐसा होता है कि जो घात होती है वो आगे आ जाती है, घात होती है वो क्या आ जाती है आगे, तो माइनस की एक घात थी, घात आगे आ गई, आगे अंदर क्या बचा, लोग 9, और अंदर क्या है 9। अब एक सूत्र आपका पढ़ा हुआ होगा, अगर किसी ने क्लास मेरी देखी है, कि लोग m यहाँ पे नीचे हो और m ही
इस तरह सामने हो, तो जब ये आधार के साथ समान होती है संख्या तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या मान होता है, 1 होता है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 आधार के साथ मैच कर रहा है, मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाहर क्या है, माइनस का 1 लगा हुआ है, माइनस के 1 को इससे गुणा करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 1 उत्तर आना चाहिए। बी ऑप्शन में मिल रहा है। बिल्कुल ईजी है, 2 सूत्र लगे हैं इसमें, इस प्रश्न में 2 सूत्र लगे हैं। एक तो 1/9 को 9 की घात -1 ये लिखना आना चाहिए था आपको। दूसरा, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए था। अगर ये 2 सूत्र आपको पता थे तो आप सवाल कर सकते थे, और नहीं पता थे तो मुश्किल की बात है, तो पता होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, 3 संरेखीय बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी। संरेख मतलब एक रेखा से गुजरने वाला वृत्त, 3 बिंदु, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, 3 बिंदु है, इनसे गुजरने वाला वृत्त बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता है। 2 बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त बन सकता है ऐसे, 3 से गुजरने वाला नहीं बन सकता, क्योंकि अगर इसको करोगे तो ये छूट जाएगा, यहाँ बनाओगे तो ये वाला छूट गया, और ऐसे बनाओगे तो ये बीच वाला छूट गया, तो नहीं बन सकता। ठीक है, तो 0 होंगे। कितना होगा, 0। तो ये तो कॉमन सेंस वाला प्रश्न था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न ये देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, वृत्ताकार, वृत्त के आकार का, इस तरह से, ठीक है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, त्रिज्या कहते हैं केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, आर, त्रिज्या कितनी है, 28 मीटर, 28 मीटर है। तो इसकी परिधि ज्ञात करो। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है, 2πr, 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 28 दे रखा है, काट तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 को 4 से गुणा किया 176 मीटर, उत्तर आ गया आपका। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। मैथ्स के प्रश्न हो चुके हैं, रीजनिंग आएगी आपके सामने अब। ठीक है, सामान्य बुद्धिमत्ता जिसको आप कहते हैं। सवाल का उत्तर दें, सवाल का उत्तर दें। 5, 7, 11, ये बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, कैसे करेंगे। 5 में 2 जोड़ती हूँ तो 7 आता है, 2 में फिर और 2 बढ़ा देती हूँ, 4 जोड़ती हूँ 11 आता है। डबल कर दिया मैंने, डबल कर दिया मैंने इसको। पहले मैं 2 जोड़ रही थी, फिर इसको मैंने डबल कर दिया, यानी 2 दूनी 4। अब 4 का डबल करती हूँ, 4 का डबल कितना होता है, 8। 8 जोड़ूंगी, क्या जोड़ूंगी, 8। 11 में 8 जोड़ती हूँ तो 19 आता है, क्या आता है, 19। ठीक है, अब 8 का डबल, 8 का डबल कितना होता है, 16। 19 में अगर 16 जोड़ूँ तो 35 आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं, सही है। अब 16 का डबल, 16 का डबल कितना होता है, 16 दूनी 32। 35 में 32 जोड़ती हूँ, 35 में 32 जोड़ती हूँ तो 67 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मतलब ये काम सही है, ये काम सही है। डबल कर करके जोड़ते जाओ। 2 का डबल किया, पहले 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 5 में 2 जोड़ा 7। फिर 2 का डबल किया, 4, 4 जोड़ा 7 में 11 आ गए। फिर 4 का डबल किया, कितना होता है, 8। 8 जोड़े 11 में 19 आ गया, 19 उत्तर सही होगा, 19 उत्तर सही होगा। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न ये इस तरह का है, क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने। जैसे ABCD को JKLM लिखा है, इसी तरह JKLM को हम क्या लिख सकते हैं। एक संबंध आप देखोगे, अगर आपको डायरेक्ट ABCD में नंबरिंग याद है हर एक अल्फ़ाबेट की तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। नहीं अगर आपको याद है तो आप रफ कॉपी में लिख सकते हो कि A कितने नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है, C कितने नंबर पे आता है। अब मुझे पता है अगर मैं A में 9 जोड़ती हूँ तो J आता है, 9वें नंबर का फिर जो अल्फ़ाबेट होता है वो J आता है। B में 9 जोड़ती हूँ तो K आता है, ठीक है। C में 9 जोड़ती हूँ तो L आता है, और D में 9 जोड़ती हूँ तो M आता है, ठीक है। इसी तरह से J में 9 ऐड कर रही हूँ, J में 9 ऐड कर रही हूँ तो S आएगा। K में 9 ऐड कर रही हूँ, K में 9 ऐड करती हूँ तो T आएगा, ठीक है। L में 9 ऐड करो, कौन सा नंबर का आएगा, U। M में करो, M में 9 ऐड करो, M में 9 ऐड करोगे तो V पे आता है, STUV। A ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से कर सकते, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट है ये, कैरेक्टर शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। मतलब इसमें से आपको कैरेक्टर्स चूज़ करने हैं, अल्फ़ाबेट चूज़ करने हैं, और इसमें देखना है कि आपको कौन सा शब्द नहीं बन सकता, कौन सा शब्द नहीं बन सकता।
तो देखिए इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है वाई आ रहा है हार्टरी में, तो वाई इसके अंदर है ही नहीं, मतलब ये वाला शब्द नहीं बना सकते, सी ऑप्शन राइट है, बाकी सभी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बी ए का पिता है, बी पिता है ए का, ठीक है, तथा बी सी के पति का बेटा है, बी सी के पति का बेटा है, सी के पति का बेटा, सी पत्नी हो गई, सी का पति पता नहीं कौन है तो इसका नाम पति ही लिख देते हैं, तो बी क्या है इसका बेटा है, बी सी के पति का बेटा है, तो ये क्या है इसका बेटा भी है, ठीक है, ओके हो गया। मतलब ये सी क्या हो गई, इसकी माँ हो गई ना, सी बी की माँ हो गई, ठीक है। सी ए की क्या लगती है, सी ए की क्या लगती है, बी की माँ सी है, बी की माँ सी है, हमें पूछा है सी ए की क्या लगती है, बी पिता है, बी क्या है पिता है ए का, यानी ये बेटा मान लो, ये क्या मान लो बेटा मान लो, ये माँ है, ये माँ है इसकी, मतलब बी तो बेटा हो गया, बेटे का बेटा क्या लगा, बेटे का बेटा क्या लगा पोता लगा, मतलब सी क्या हो गई इसकी दादी हो गई, सी क्या हो गई इसकी दादी, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। खुद पे लेके भी देख सकते हो ऐसे टाइप के प्रश्न। अब ये डायरेक्शन का प्रश्न आ रहा है, डायरेक्शन के प्रश्न के लिए आपको पता होना चाहिए पूर्व इस तरफ है, पश्चिम इस तरफ है, उत्तर इस तरफ है ऊपर की तरफ, दक्षिण नीचे की तरफ है, ठीक है, इस तरह से आप समझ रहे। एक व्यक्ति एक्स बिंदु से चलना शुरू करता है, ये मानो कोई एक्स बिंदु है, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, पश्चिम दिशा ये है, 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है, दाएं घूम जाता है, दाएं घूमा 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चलता है, भी इस दिशा में जा रहा है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं अब इसका इस तरफ है, बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 2 किलोमीटर एक ही बार चला है वो, कोई ना, बाएं मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर चल के फिर बाएं मुड़ जाता है। अब बताइए वह कौन सी दिशा में, अब बताइए वह कौन सी दिशा में, इधर है उसका मुंह, इधर पश्चिम है ना, पश्चिम है ना, ये देखो इधर, तो पश्चिम, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, बहुत ही ईजी। तो इस तरह से आप कर सकते थे इसको, ये रीजनिंग हो गई आपकी, मैथ्स हो गई, और साइंस और जी के आप कर ही चुके। तो 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं इसमें एक बार कमेंट करके आप बता देंगे, लगभग 45 के राउंड सही हुए हैं क्या प्रश्न, हुए हैं क्या प्रश्न बताएंगे, और क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।